नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन जर्नलिस्ट शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के एक डॉट सेंटर में। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस टीबी की। विश्व में कई लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और इस बीमारी के खिलाफ आपकी लड़ाई में सही जांच, प्रॉपर इलाज आपका हथियार बन सकते हैं। इस सेंटर में आज हम बात करेंगे कुछ डॉक्टर्स से, कुछ मरीजों से और पता करेंगे कि क्या मुश्किलें हैं, क्या चैलेंजेस हैं और उनसे वो कैसे डील कर रहे हैं। आपकी सिटीजन जर्नलिस्ट कहानियां, आपकी लड़ाई, सब कुछ है आज एपिसोड में। देखते हैं उसकी एक झलक। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से नवंबर 2011 में मेरी वाइफ का मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से देहांत हो गया था। एक स्वस्थ बेटी के जन्म के तुरंत बाद डॉक्टरों की लापरवाही से मेरी पत्नी सुरेंद्र कौर की मौत हो गई। वो सिर्फ याद ही छोड़ के चली गई और कुछ भी नहीं है। उनके वोमिटिंग ज़्यादा चलने लगा, उल्टियाँ ज़्यादा होने लगा। 8 बजे के बाद वो बच्चा, हमारे जो ऋतु थी, वो कोमा में चली गई। ये पहले दिन का दवाइयों की चार्ट है जो कि लिखा गया है कुछ और दिया गया है कुछ। टीबी को 1993 में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया था। आज ऐसे डॉट सेंटर्स में कई पेशेंट्स आते हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रणवीर सिंह, ये सीएमओ इंचार्ज हैं, डीटीओ हैं। तो आपसे बताइए कि पिछले बारी का जो प्रोग्राम था उसमें क्या मुश्किलें थी और उसको इस बार के प्रोग्राम डॉट्स में कैसे एड्रेस किया गया है? मैडम, पहले वाले प्रोग्राम में प्रॉब्लम थी कि टॉप लेवल पे कमिटमेंट की कमी थी। अच्छा। दूसरा कि डायग्नोसिस के बारे में हमारे पास अच्छा डायग्नोसिस क्योंकि टेक्निक नहीं थी। और तीसरा कि जो मेडिसिन की सप्लाई है दैट वाज नॉट ऑलवेज अवेलेबल। और चौथा ये था कि पेशेंट दवाई लेते नहीं थे। हम एक महीने की दवाई दे देते थे लेकिन पेशेंट नहीं लेते थे और उसकी वजह से वो फेल हो जाता था। और मॉनिटरिंग थी। हमने इस नए प्रोग्राम में ऑल 5 इश्यू, जो कि 5 इश्यू हैं, पॉलिटिकल कमिटमेंट दैट वाज देयर, गुड डायग्नोसिस बाय स्पूटम माइक्रोस्कोपिक, बलगम से जांच करा के, और तीसरा अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ द ड्रग्स। अच्छा, मुझे एक चीज और पूछनी है कि ये ट्यूबरकुलोसिस जो है ये एक इन्फेक्शियस बीमारी है, तो लेकिन आप लोग जैसे डॉक्टर्स हैं या जो डॉक्टर प्रोवाइडर्स हैं जो कि इतना क्लोज इंटरेक्शन पेशेंट्स के साथ होता है, तो उनके हेल्थ पे इसका क्या इफेक्ट होता है और उसके लिए कैसे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं? इसमें सबसे जरूरी है कि हर एक आदमी अपने पे मास्क नहीं रख सकता। पब्लिक को ये अवेयर करना कफ एटिकेट्स के बारे में, जब भी कहीं खांसे तो प्रॉपरली हैंग की रख के खांसे ताकि उसके बलगम हवा में तैर के दूसरे तक ना जाए। और आज ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम H1N1 की भी बात कर रहे हैं, तो कफ एटिकेट्स जिसके बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और अब चलिए बात करते हैं हमारी पहली सिटीजन जर्नलिस्ट रिपोर्ट की। इंद्रजीत सिंह अब बने हैं सिटीजन जर्नलिस्ट। वो और उनकी बीवी इंतजार कर रही थी अपने नन्हे बच्चे का, लेकिन उसके पैदा होते ही उनकी बीवी की मौत अस्पताल में ही हो गई। अब इंद्रजीत बने हैं सिटीजन जर्नलिस्ट। वन्ना आनंद उनकी मदद कर रही है इस सिटीजन जर्नलिस्ट रिपोर्ट में। हमारा एक खुशहाल परिवार था, मैं, मेरी पत्नी और हमारी बेटी गरिमा। साल 2011 में मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी फिर से गर्भवती है। हमने पूरे 9 महीने तक बच्चे के लिए तैयारी की, लेकिन हमें क्या पता था कि भविष्य के गर्भ में कुछ और ही छिपा है। एक स्वस्थ बेटी के जन्म के तुरंत बाद डॉक्टरों की लापरवाही से मेरी पत्नी सुरेंद्र कौर की मौत हो गई। मैं इंद्रजीत सिंह आज सीजे बना हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से नवंबर 2011 में मेरी वाइफ का मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से देहांत हो गया था। जब मेरी पत्नी के गर्भ को 5 महीने हुए तो दिल्ली के मोती नगर स्थित आचार्य श्री भिक्षु सरकारी अस्पताल में उसकी नियमित जांच शुरू कर दी गई। 9वें महीने तक आते आते सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी मेरी पत्नी ने हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत की। उसे डिलीवरी से ठीक 1 हफ्ते पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया, यानी मेरी पत्नी का जोखिम भरा समय शुरू हो गया था। 18 को एडमिट कर दिया तो पूरी रात हम वहाँ पर रहे हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें बताया गया कि यहाँ पर सब कुछ फैसिलिटी है, सब कुछ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप हमें सिर्फ 1 यूनिट ब्लड आप दीनदयाल में डोनेट करके आइए, वो प्रिकॉशनरी मेजर के लिए हमें चाहिए। 19 नवंबर को शाम 6:40 पर मेरी दूसरी बेटी के जन्म की खुशखबरी आई, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मुझे बताया गया कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है। अस्पताल ने मुझे 1 यूनिट खून लाने के लिए कहा क्योंकि मेरी पत्नी को लगातार खून बह रहा था।
तब जाकर मुझे पता लगा कि अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं था। मैं बुरी तरह घबरा गया और 1 यूनिट खून की उम्मीद में दीनदयाल अस्पताल की तरफ भागा। लेकिन जब तक वहां पहुंचता, मुझे आचार्य अस्पताल ने फिर कॉल किया और बताया कि 4 यूनिट खून की जरूरत है। 1 मिनट के करीब फ़ोन आया भी आपकी वाइफ की कंडीशन सीरियस है, तो यूट्रस जो है बंद नहीं हो रहा है और आप मतलब 4 यूनिट ब्लड अरेंज और कर दीजिए। जब हॉस्पिटल पहुंचा हूँ तो उन्होंने बोला कि भाई बहुत सीरियस है ये, तो अभी हम इसको ना हायर सेंटर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास जो है ना यहाँ पर वो आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी का ऑपरेशन करना पड़ेगा ताकि उसका गर्भाशय हटाया जा सके। चौंकाने वाली बात यह थी कि इस तरह की सर्जरी की सुविधा इस अस्पताल में मौजूद नहीं थी। सुरेंद्र को तुरंत एक बेहतर अस्पताल में शिफ्ट करने की जरूरत थी। 2 घंटे बीत गए लेकिन उसे शिफ्ट नहीं किया गया। हर गुजरते मिनट के साथ उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार मेरी पत्नी को एम्बुलेंस में दीनदयाल अस्पताल तक भेजने का फैसला लेने में उन्हें घंटों लग गए। दीनदयाल ने एडमिशन लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आप बिना इन्फॉर्मेशन के लेके आए हो, आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। काफ़ी देर तक ऐसी बातचीत इनकी चलती रही, आधा पौना घंटा उसमें वेस्ट हो गया। एक डॉक्टर वहाँ चेक करने गई है तो वो बोलते जी पेशेंट को तो कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो फिर वो लोग उधर उसको वार्ड में लेके वहाँ कैजुअलिटी में लेके आए हैं। लेके आए तो उन्होंने आधे घंटे तक उन्होंने पेसिंग करी है, हाथ से प्रेस करते हैं ना, आधे घंटे तक पेसिंग करी है। और उसके बाद जो है फिर बोलते हैं भाई ये तो डेथ हो गई, ये भी नहीं बची नहीं है। मेरी पत्नी को मृत घोषित कर दिया गया। अगर आचार्य अस्पताल ने इस इमरजेंसी को बेहतर तरीके से संभाला होता तो मेरी पत्नी की जान बच सकती थी। हमारी बेटी मान्या को माँ का प्यार नहीं मिल पा रहा, लेकिन मैं हैरान था ये जानकर कि इतने बड़े हादसे के बाद भी हॉस्पिटल उसको छुपाने की कोशिश कर रहा था। ये लोग बोलते हैं कि हमने 8:42, 8:43, 8:44, 8:45, 46 तक दीनदयाल फोन में लाया है और उसके बाद पेशेंट को हमने जो है 8:30 बजे हायर सेंटर भेज दिया। कैसे हो सकता है ये? इसके अलावा मृत्यु प्रमाण पत्र पर मेरी पत्नी की मौत की वजह दर्ज नहीं है। साथ ही इस पर मौत की तारीख 18 नवंबर लिखी है, जो गलत है। मेरी पत्नी ने 19 नवंबर को बच्चे को जन्म दिया था। उसका देहांत 18 नवंबर को कैसे हो सकता है? मैं इसको जाने नहीं देना चाहता था। मैंने दिसंबर 2011 में आचार्य श्री भिक्षु गवर्नमेंट हॉस्पिटल व उसके डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में एक शिकायत करी थी, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में लिखा था कि किस तरह से डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मेरी वाइफ की जान गई थी, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। पूरे 1 साल तक मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता रहा हूँ। ना तो पुलिस ने मेरी एफआईआर रजिस्टर करी है, ना ही कोई डॉक्टर्स के खिलाफ कोई एक्शन लिया। हार के तंग होकर के, मजबूर होकर के मैंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया नवंबर 2012 में। मैंने दिल्ली मेडिकल काउंसिल से भी इस केस की जांच की मांग की। हालांकि कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने यह जरूर माना कि अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में एनेस्थीसिया और ब्लड बैंक की सुविधा न होना चौंकाने वाला है। काउंसिल ने यह भी कहा कि वेंटिलेटर पिछले 6 महीने से खराब था और वहां मरीज को शिफ्ट करने के लिए कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी। फरवरी 2014 में ऑनरेबल कोर्ट ने एसएचओ मोतीनगर को डायरेक्शन दी कि इस केस में एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अदालत के निर्देश पर मार्च 2014 में एफआईआर दर्ज हो गई। IBN 7 की सीजे टीम ने इस केस के जांच अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जांच अधिकारी ने कैमरे पर बोलने या कोई जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। मैं चाहता हूं कि आचार्य श्री भिक्षु गवर्नमेंट हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल हो जाए और जो डॉक्टर मेरी वाइफ के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व थे, जिनकी नेग्लिजेंस है, उनका भी लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इंद्रजीत सिंह, CJ IBN के लिए। डॉक्टर आप बताइए कि ये क्यों ऐसे है कि सारे जितने भी आपके मरीज हैं उनके नाम से आपने यहाँ पे मेडिसिन? इसलिए होता है कि मैडम पेशेंट की दवाई बीच में कमी ना पड़ जाए, इसलिए पेशेंट के नाम से हम डब्बा बना लेते हैं, जिससे पूरे 6 महीने तक मरीज को इसमें से दवाई खिलाते रहे।
हम यही उम्मीद करते हैं कि इस डॉट्स के कोर्स को पूरा करके ये मरीज जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी। और अब बात करते हैं हमारी सिटीजन जर्नलिस्ट रिपोर्ट की। एक पिता यहाँ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उनकी 10 साल की बच्ची को डेंगू के लिए एक अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन एक दिन बाद ही ये 10 साल की ऋतु चल बसी और अब ये पिता बने हैं सिटीजन जर्नलिस्ट। रुंझुन शर्मा उनकी मदद कर रही हैं। 10 साल की मेरी बेटी ही हमारे परिवार की रोशनी और जान थी। उसका तो याद हर समय 24 घंटा रहता, लेकिन अब वो सिर्फ याद ही छोड़ के चली गई और कुछ भी नहीं है। लेकिन भविष्य के गर्भ में हमारे लिए क्या था, इसका हमें कोई एहसास नहीं था। 20/10/2011 को मम्मी से अपनी बोलने लगी कि मम्मी मुझे हल्का सा मतलब बुखार जैसा लग रहा है। हमने RLKC मेट्रो हॉस्पिटल जो प्राइवेट है वहाँ ले जाने के बाद OPD में दिखाया। RLKC अस्पताल में ऋतु को डेंगू बताया गया। हालांकि ये हमारे लिए बड़ा झटका था, पर डॉक्टरों ने हमें बार बार आश्वस्त किया कि सब कुछ काबू में है। बेहतर देखभाल के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्होंने कोई तरह से मतलब बातचीत करके अपने फिर वो एडमिट कर लिए। मैंने कहा आपको लगता है तो कीजिए, नहीं लगता है तो मत कीजिए। तो बोले कि नहीं कर दीजिएगा तो ठीक रहेगा। चलिए एडमिट कर लिए। मगर एक दिन अस्पताल में उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो पेट दर्द की शिकायत कर रही थी। पूरे रात भर में जब कोई डॉक्टर नहीं आया तो मेरी वाइफ 4 बजे भोर में 24/10/2011 को फ़ोन करी रात को मेरे पास कि न यहाँ डॉक्टर सुन रहे हैं और न यहाँ कोई नर्स सुन रहे हैं और बच्चा बेड पे तड़प रहा है, पेट में जलन ज़्यादा मच रहा है, दर्द ज़्यादा हो रहा है और यूरिन पासिंग नहीं हो रहा है। मैंने जब नर्स के केबिन को धक्का मारा तो नर्स ने वहाँ से उठे, बोले कि मैंने अभी डॉक्टर बुलाया हूँ। इसके बाद वो डॉक्टर आए जाके 6 बजे सुबह मॉर्निंग में। आते हुए बच्चे ये कहते हैं कि भैया बच्चा तो सीरियस हो गया। अचानक हमें उसे किसी और अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कह दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत गंभीर हो गई थी। डॉक्टर सुनील सरीन और ये विवेक, ये दोनों एक कमरे में हमारे सामने गए और इनकी कमरे में मीटिंग हुआ। तकरीबन आधे घंटा ये मीटिंग किए। मीटिंग करके जब बाहर निकले तो ऑटोमेटिक मेरे को ये कह रहे हैं कि ये काम कीजिए कि आप कलावती ले जाइए या तो RML ले जाइए। हम कि ऐसा क्यों, क्या हो गया हमारे बच्चे को? तो कहने लगे नहीं मेरे पास पेटेंट ICU नहीं है। हम उसे RML अस्पताल लेकर भागे। RML हॉस्पिटल 4:05 पे लाए तो RML के इमरजेंसी डॉक्टरों ने जब इसको देखा, देखने के बाद उन्होंने हमें बताया कि भाई इसके अंदर जो है एक तो BP कम है, इसके बाद क्रिटिकल कंडीशन है और इसके बाद जो है इसका शॉक में भी है और इसके जो है हर एक पल्स वगैरह जो भी है सब कुछ इसका फेल हो चुका है। ट्रीटमेंट शुरू किए तो खून की मूवमेंटिंग ज़्यादा चलने लगा, उल्टियाँ ज़्यादा होने लगा। 8 बजे के बाद वो बच्चा हमारे जो ऋतु थी वो कोमा में चली गई। 26 तारीख को हम तब असहाय हो गए जब मेरी बेटी हमें छोड़कर सदा के लिए चली गई। खाने में उसका याद हर समय, जो स्कूल की तरफ से भी जाती हूँ तो उसका याद आता है। उसके फ्रेंड के भी देखती हूँ तो याद आता है कि मेरी भी बेटी इसी तरह होगी। डेथ सर्टिफिकेट में 10 साल की मेरी बेटी की मौत की वजह किडनी फेल होना बताया गया। हमें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। मैं नई दिल्ली नगर निगम में काम करता हूँ। मैंने तमाम मेडिकल बिल लेकर NDMC के जरिए एक RTI दाखिल किया। मैं ये जानना चाह रहा था कि अस्पताल में मेरी बेटी को किस तरह की दवाइयाँ दी गई। ये जानकर मैं हैरान रह गया कि मेरी बेटी को गलत दवाइयाँ दी गई थी। ये पहले दिन का दवाइयों की चार्ट है जो कि लिखा गया है कुछ और दिया गया है कुछ। FIR दर्ज कराने के बाद मुझे नर्सों का चार्ट मिला। उससे ये पता चला कि डॉक्टरों के पर्चे के बगैर ही मेरी बेटी को दवाइयों में स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स दी गई। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय की हिदायत साफ साफ कहती है कि डेंगू के मरीजों को एंटीबायोटिक्स, एस्पिरिन और स्टेरॉइड्स नहीं दिए जा सकते। ऐसे समय पर एस्पिरिन, ब्रूफिन और डाइक्लोफेनाक लेना हानिकारक हो सकता है।
ये वो दवाइयाँ हैं जो आमतौर पर बुखार कम करने के लिए ली जाती हैं, मगर ऐसे केसेस में ये रक्त बहाव तेज कर सकती हैं। यहाँ तक कि मैंने इस मामले में इंडियन मेडिकल काउंसिल और दिल्ली मेडिकल काउंसिल से भी अस्पताल की इस बड़ी लापरवाही को लेकर संपर्क किया, लेकिन इन संस्थाओं ने डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों को क्लीन चिट दे दी। मैं 2014 में कंज्यूमर कोर्ट गया। कोर्ट का फैसला अभी भी पेंडिंग है। मेरी बेटी अब कभी नहीं लौटेगी, लेकिन मेरी लड़ाई ये तय करेगी कि ऋतु जैसा सलूक किसी और बच्चे के साथ ना हो। मैं प्रमोद कुमार, सीजे IBN के लिए। भारत में टीबी के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी चुनौती है जागरूकता की कमी। डॉट सेंटर्स में अब दवाइयां उपलब्ध हैं, डायग्नोसिस भी हो रही है। सवाल यह है कि पेशेंट्स क्या अपना कंप्लीट कोर्स करते हैं या नहीं। इस पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन और बहुत कुछ है ब्रेक के उस पार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट शो। आज शो पर आपकी लड़ाइयों के साथ साथ हम एक और लड़ाई छेड़ चुके हैं टीबी के खिलाफ। हम हैं NDMC पॉली क्लिनिक दिल्ली में और 24 मार्च को है वर्ल्ड टीबी डे। अगर आप भी अपनी कहानियां, अपने वीडियोस और पिक्चर्स हमें भेजना चाहें तो IBNCJ.com पर हमें लिखें। और अब टीम CJ हमें बता रही है कि कैसे आप बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट। You too can join Citizen Journalist bandwagon. It's really simple. Pick up an issue that matters to you and report from wherever you are. Just click a picture or make a video and tweet it to IBNCJ or post it on our Facebook page. It cannot get any simpler. Your weapon is in your pocket. If you spot rules are being broken or authorities being careless, just don't let it go. Capture it and send it to us, and we will help you take the story forward. जी हाँ, ये है हमारी आर्मी ऑफ डॉक्टर्स, डॉट प्रोवाइडर्स जो कि लड़ रहे हैं हमारे देश में टीबी के खिलाफ। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें भेजिए अपने सुझाव, अपनी फीडबैक IBNCJ.com पर। ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। पूरी टीम और हम सब की तरफ से नमस्कार।